हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर सॉलिड की स्टडी कर रहे हैं, ठोसों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टडी करेंगे। मतलब अगर किसी ठोस को ऊष्मा दे दी जाए, अगर किसी सॉलिड को हम हीट दें तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज किस तरीके से चेंज होगी, हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सॉलिड की थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसमें क्या करेंगे, सॉलिड को अपने क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, क्या देंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें मेन चीज समझ लो, हमें क्या प्राप्त करना है, हमें बात करनी है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। हमें ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की बात करनी है, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। सबसे पहले विशिष्ट ऊष्मा को पढ़ना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से पूरा लेक्चर सुनते जाना, इस पूरे चैप्टर का रोड मैप तैयार हो जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में हम करना क्या चाहते हैं, लास्ट में उत्तर क्या निकालना चाहते हैं, वो चीज समझनी है अपने को। देखिए स्पेसिफिक हीट के बारे में थोड़ा पहले जनरल स्टडी कर लेते हैं क्या होता है। देखिए एक होती है स्पेसिफिक हीट, एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। आपको दोनों में फर्क थोड़ा सा नजर रखना है। देखिए हमें पता है किसी भी जो ऊष्मा देते हैं अपने, किसी भी बॉडी है, कोई सॉलिड है, किसी ठोस को या किसी सॉलिड को जब मैं टेम्परेचर दूंगा, मान लीजिए उसका टेम्परेचर dt बढ़ा दिया मैंने, तो उसने dt टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, कितनी हीट उसके पास आई, तो वो हीट जो उसने एब्जॉर्ब की वो हीट dq की, वो dq हीट या ऊष्मा जो उसने ली उसका मान होता है msdt। ये चीज आपकी पढ़ी हुई है, उसका मान होता है msdt। यानी कि अगर dt टेम्परेचर किसी बॉडी का बढ़ाया जाए तो उसके पास कितनी ऊष्मा होती है, कितनी हीट वो लेता है, कितनी लेता है। तो हीट निकालने का एक फॉर्मूला है जो हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, msdt। m क्या होता है, उस बॉडी का मास ऑफ बॉडी, उस बॉडी का या उस पिंड का द्रव्यमान होता है जिसको हम दे रहे हैं टेम्परेचर। dt होता है ताप में वृद्धि, चेंज इन टेम्परेचर। जो s होता है वही होता है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। जो अपने पास s होता है वही होता है स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। ये बहुत ही सिंपल हो गया। s की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से क्या आ जाएगा, dq बटे mdt। अगर मैं कह दूं इफ m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, कुछ भी वो यूनिट के अकॉर्डिंग है। m के यूनिट में कैलकुलेशन कर रहे हो तो 1 किलोग्राम, सीजीएस में कर रहे हो तो 1 ग्राम। अगर ये कह दूं तो s की वैल्यू हो जाएगी dq बटे dt। s की वैल्यू हो जाएगी dq बटे dt। सिंपल सी बात है, ऊष्मा बटे टेम्परेचर, ये अपने पास क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हीट आ जाता है, विशिष्ट ऊष्मा आ जाता है। अब बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर विशिष्ट ऊष्मा। जब बात मोलर विशिष्ट ऊष्मा की होगी तो उस केस में क्या होगा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा के केस में चीज यही रहेगी, dq इज इक्वल टू हो जाएगा mcdt। क्या होता है, mcdt। m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, या मोलर द्रव्यमान कह सकते हो आप, ठीक है ना। मोलर द्रव्यमान होता है ये बॉडी का, मोलर मास, मोलर मास या नंबर ऑफ मोल्स। यहां से आप c की वैल्यू निकाल लो, dq बटे n dt। सीधी सी बात है, अगर कोई कह दे इफ n इज इक्वल टू 1 मोल, अगर n को 1 मोल कर दो तो c हो जाता है dq बाई dt। बहुत ही आसान, दोनों देखिए एक ही चीज है, बस फर्क कहाँ है, द्रव्यमान में। अगर द्रव्यमान मोलर है तो वो हो जाती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा, अगर द्रव्यमान ग्राम या किलोग्राम है वो हो जाती है सीधी विशिष्ट ऊष्मा। बात बड़ी सिंपल है, स्पेसिफिक हीट सीधी है तो ग्राम या किलोग्राम, अगर स्पेसिफिक हीट मोलर है तो मोल के अंदर बात करेंगे। और मोल निकालने आपको आते हैं, कोई भी पूछे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तो आप सीधी बात करते हो n बराबर m बटे m। m क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान,
मोल निकाले हो ना किसी के कितने हैं, तो ऊपर क्या रख दो, मास रख दो, मास ऑफ मटेरियल रख दो, मास ऑफ मटेरियल रख दो ऊपर, और नीचे क्या रख दो, नीचे क्या रख दो, मोलर मास। जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, जैसे H2O है, H2O का मोलर मास 18 होता है, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, तो 18 होता है, वो है नीचे ये मोलर मास। ऊपर रख दो मटेरियल का मास, नीचे मोलर मास, मोलर द्रव्यमान रख दो, उसका जो उत्तर आ जाएगा वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे n। ये आपको अच्छे से पता है, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। अगर मैं 1 मोल ले लूं कोई भी चीज तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसके दो पार्ट बन जाते हैं सी के, एक होती है सीवी और एक होती है सीपी। सीवी जो होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है स्पेसिफिक हीट, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और ये कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट है, नियत दाब के ऊपर विशिष्ट ऊष्मा। ये दोनों स्पेसिफिक हीट हमारी 11वीं क्लास में पढ़ी हुई है, बीएससी में फिर से अब स्टडी कर रहे हैं। सीवी और सीपी दो टाइप की होती है। अब देखिए सीवी सीपी आपको पता है, मेन चीज है सीवी निकालनी है। ठोसों के लिए, सॉलिड के लिए हमेशा याद रखना सीपी और सीवी लगभग बराबर होती है, तो जितना भी चैप्टर पढ़ना है उसमें अकेली सीवी निकालेंगे और लिख देंगे इसी तरह से सीपी सीवी के बराबर होता है, तो सीपी भी इतना ही होता है। सीवी की वैल्यू हमें पूरे चैप्टर में निकालनी है, इसके लिए 3 मॉडल पढ़ने हैं। पहले रोड मैप सारा समझ आ जाए, आपको चैप्टर का कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 3 हमें यहाँ पर नियम पढ़ने हैं, तीनों ही नियम सीवी निकालने के लिए हैं। All 3 rules to find out the value of CV। CV की वैल्यू निकालनी है। पहला पढ़ेंगे अपने ड्यूलॉन्ग पेटिट का नियम, दूसरा पढ़ेंगे आइंस्टाइन मॉडल। पहला ड्यूलॉन्ग पेटिट, दूसरा आइंस्टाइन मॉडल, और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं डिबाय मॉडल। डिबाय मॉडल को टी क्यूब मॉडल भी कहते हैं। ये डिबाय मॉडल खत्म होते ही आपका चैप्टर ये जो है पूरा इसी पे क्लोज होता है। एक फोनोन के बारे में और इसमें पढ़ा जाता है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हीट सीवी की वैल्यू निकालनी है। बस किसके लिए निकालनी है? ठोसों के लिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सॉलिड है, ठोस है, तो ठोसों के लिए हमें निकालनी है सीवी की वैल्यू। 3 मॉडल है, तीनों मॉडल हमें स्टडी करने हैं, जो हम सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स में भी कर चुके हैं। वही चीज है ये, थोड़ा सा इस बार 1-2 चीजें चेंज भी होगी, तो स्पेसिफिक हीट हो गया। अब देखो एक चीज बताइए, सीवी की वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालोगे? उसके लिए एक चीज बताते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम सबको पता है। पहला नियम ऊष्मागतिकी का, du इज इक्वल टू du प्लस डी, dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है, सबको पता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम होता है dq बराबर du प्लस dw। अब एक बात करो, dw को क्या लिखते हो आप? pdv लिखते हो, लिखते हो ना? pdv लिखते हो, dw को थर्मोडायनेमिक्स में पिछले साल खूब लिखा है। पूरी समीकरण को नियत आयतन पर कर दो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर दो। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv तो 0 हो गया भाई। वॉल्यूम v अगर कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट है उसमें चेंज 0 होता है, चेंज 0 तो खत्म। तो dq du के बराबर हो जाता है कब? dq ही du बन जाता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो यहां ध्यान दो, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना CV में, c होता है ये, c पता है dq बटे dt है, और मैं वॉल्यूम कर दूं दोनों तरफ कांस्टेंट, तो dq को क्या लिख सकता हूं? du। तो मैं dq बटे dt को अगर du बटे dt लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं CV निकालूंगा। समझ रहे हो कि भाई CV होता है, c होता है dq बटे dt, हमने बता ही दिया, c होता है dq बटे dt। अब यहां पर अगर मैं दोनों तरफ आयतन को कर दूं नियत, तो ये बन जाएगा CV, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। यहां भी वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट। जब वॉल्यूम हो जाता है कांस्टेंट तो dq कांस्टेंट वॉल्यूम बटे dt कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा dt पे वॉल्यूम के कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि वो dt या dv तो है नहीं जो 0 करूं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा देंगे। dq v क्या होता है? du होता है, ये यहां से निकाल के दिखाया हमने, तो ये हो जाएगा du बटा dt। यानी कि आप u निकाल लीजिए और u का कर दो t के सापेक्ष अवकलन, आ जाएगी CV। अब सारा काम तीनों वैज्ञानिकों ने, चाहे डुलॉन्ग पेटिट दोनों हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे डिवाई हो, तीनों वैज्ञानिकों ने बस u ही निकाला। u निकालते गए, उसका अवकलन करते गए t के सापेक्ष।
टी के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, उत्तर आता गया। यू निकाला, डिफरेंशिएशन किया, उत्तर आया। यू निकाला, डिफरेंशिएशन, तीनों ने यही काम बार बार किया। तीनों का मॉडल हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये आपका मेन था कि क्या चैप्टर में करना है और क्या होती है स्पेसिफिक हीट, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे ड्यूलॉग-पेटिट का नियम, अभी स्टडी करेंगे उसको। अपने सॉलिड की थर्मल प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफिक हीट निकालने का काम कर चुके हैं और नियत आयतन के ऊपर जो विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आई थी, सीवी dQ/dt आई थी। जब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाया, पिछले लेक्चर में सारा क्लियर हो गया, या आपको du/dt भी उसको लिख सकते हैं। अब देखिए कुल कितने मॉडल हैं? 3 मॉडल हैं। अभी पीछे पिछले लेक्चर में बताया कि 3 मॉडल हैं विशिष्ट ऊष्मा को ज्ञात करने के, स्पेसिफिक हीट ज्ञात करने के 3 मॉडल है। तीनों मॉडल ध्यान में रखने हैं। पहला है ड्यूलॉग-पेटिट का मॉडल, छोटा सा है। दूसरा मॉडल है आइंस्टीन का मॉडल और तीसरा मॉडल आपके पास क्या है? डिगाई का मॉडल, जिसको टी क्यूब का नियम भी कहते हैं, टी क्यूब मॉडल भी कहते हैं। तीनों मॉडल एक एक करके पढ़ने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन मॉडल में करना क्या है, तीनों मॉडल में क्या कोशिश क्या की गई। देखो, एक वक्र बनाया गया क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे सीवी की वैल्यू फाइंड करनी है बस। और तीनों वैज्ञानिकों ने यू निकालते गए, सबका यू अलग अलग आया, तीनों का यू, 3 यू आए अलग अलग। तीनों ने यू निकाला, यू का टाइम टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट कर दिया डिफरेंशिएशन, अवकलन, जो भी उत्तर आता गया वो उनका आंसर था। उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर के साथ सीवी का वक्र बनाया, कर्व बनाया। जब सीवी का टेम्परेचर के साथ वक्र बनाते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका वक्र जो आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। प्रैक्टिकल वक्र इस तरीके का आता है जो मैंने बना दिया। ये प्रैक्टिकल कर्व है, एक्सपेरिमेंटल कर्व कह सकते हो, प्रायोगिक वक्र। ये प्रायोगिक वक्र है सीवी का टी के साथ। और ये जो कर्व है, इस कर्व को प्रूव करने में जोर लगाया इन तीनों ने। बस इस कर्व को प्रूव करना चाहते थे ये तीनों ही, लेकिन तीनों का जो आइडिया था वो ठीक था। हाई टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्राफ ऐसे आता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई हो जाएगा ये ग्राफ ऐसे ऐसे सीधी लाइन हो जाएगा और वो सीधी लाइन होगी जी ये वाली, और सीधी लाइन होता जाएगा कर्व। ये जो लाइन आती है ना कर्व के अंदर, ये जो लाइन आती है, ये लाइन लेके आया था ड्यूलॉग, जो पहला नियम है ड्यूलॉग-पेटिट। यानी कि ड्यूलॉग और पेटिट ने जो काम किया, ये हिंदी में भी लिख देते हैं ड्यूलॉग-पेटिट। ड्यूलॉग और पेटिट ने जो काम किया उसमें सीवी को उसने कांस्टेंट बताया। सीवी देखो 3R बताया उसने, अभी निकालेंगे कैसे निकलता है, अभी प्रूफ करेंगे, पहले कर्व समझो। सीवी का मान 3R फिक्स होता है। देखो इसमें टेम्परेचर नहीं आ रहा ना, कहीं R है देना, फिर कांस्टेंट R भी। R का मान कितना होता है आपको पता है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये होता है, आपको भी पता है। R का मान फिक्स होता है, R का मान फिक्स है तो CV का मान भी फिक्स हो जाएगा कि नहीं, 3 गुणा R करोगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। उसने बताया CV की वैल्यू कांस्टेंट होती है और कितनी होती है, 3R के बराबर होती है। ये जो लंबाई है ये 3R है, ना तो इससे कम हो गया ना इससे ज्यादा, 3R ही रहती है। बस गलत है ना काम, गड़बड़ है, सही नहीं है रिजल्ट। तो प्रैक्टिकल जब करके देखा तो ये गड़बड़ है, कहां ये और कहां ये, लेकिन कुछ हद तक ये सही भी है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कर्व इसके पास जाता जाएगा। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये कर्व यही बढ़ जाएगा। यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये ठीक है ड्यूलॉग-पेटिट का नियम, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये ठीक नहीं है। तो फिर कोशिश की आइंस्टीन, किसने कोशिश की, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन का कर्व ऐसा ही आया, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था। स्टार्टिंग में उस कर्व को मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ध्यान देना। स्टार्टिंग में आइंस्टीन का कर्व बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद सारी गड़बड़ हो गया काम में। पहले जाके मिल गया उसके साथ एक तो ऊपर वाले से, और एक
ये जो कर्व है ये थोड़ा सा क्या है, मूल बिंदु से दोनों चले ओरिजिन से, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे गया। ये जो कर्व बनाया है ये आइंस्टीन का है, आइंस्टीन स्पेसिफिक हीट कर्व, ये आइंस्टीन का वक्र था। अब आया जी तीसरा बंदा, तीसरा नियम डिलॉग-पेटिट नियम, और जब डिवाई मॉडल, डिलॉग-पेटिट तो पहला था, डिवाई जब आया तो उसका कर्व बिल्कुल फिट हो गया। और डिवाई मॉडल का जो कर्व आया वो यही आया, जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है वही टी क्यूब नियम होता है। टी क्यूब नियम या डिवाई नियम आते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बहुत अच्छा कर्व आया, जैसा प्रैक्टिकल कर्व आ रहा है रेड वाला, वही कर्व मान लीजिए किसका है, टी क्यूब नियम का है। डिवाई के नियम को टी क्यूब नियम कहते हैं, टी क्यूब लॉ कहते हैं, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट इधर उधर भी उसमें आए, लेकिन वो भी लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे नहीं। लो टेम्परेचर पे मैंने रैंडमली बना, कुछ पॉइंट इधर उधर भी आए, लेकिन ज्यादातर कर्व बिल्कुल सही मैच किया। बार बार उसने करके देखा, अपने नियम से आंसर निकाल के देखा, बार बार पॉइंट इधर उधर आ रहे थे, कहता कोई बात नहीं, इतना तो फिट हो गया काम। और डिवाई के बाद किसी ने कोशिश नहीं की इसको और ज्यादा इंप्रूव करने की, इसलिए ये चीज वहीं पे ठहर गई। अब डिवाई का मॉडल क्या है, चलता है। अब बात करते हैं पहला मॉडल, डिलॉग-पेटिट मॉडल। बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई भी अणु है, वो कितनी दिशाओं में गति कर सकता है। कोई भी एक मॉडल है, कोई भी एक अणु है, वो कितनी स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है, 3 दिशाओं में कर सकता है ना। अगर आपके पास n अणु है, एक अणु की कितनी स्वतंत्रता की कोटियां कितनी हो गई, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल की, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई एक मॉलिक्यूल की। टेम्परेचर जो था, अब अपने क्या किया कि एक जो मॉलिक्यूल होता है वो 3 दिशाओं में गति कर सकता है। अगर n मॉलिक्यूल हो तो कितनी होगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 है। एक की 3 है, 2 की 6, 3 की 9, तो n